स्टेप 1 लिखेंगे बेटा प्रिपरेशन ऑफ हॉट फिल्ट्रेट, प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे अभी ऋतु ने बताया ना कि उसने ये क्रिस्टल्स कैसे बनाए हैं, जो उसने यहाँ पर फोटो भी लगी हुई है, यहाँ पे जो क्रिस्टल्स उसने बनाए हैं उसका स्टेप 1 है प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, कोई बताएगा क्या होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन? Solution in which not solute. सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट ना ऐड हो सके। तो बेटा स्टेप 1 क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बेटा ये एग्जाम में आता है कई बार कि आप लिखो कि स्टेप्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कैसे करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन कैसे करते हैं। तो स्टेप 1 क्या हो जाएगा? प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना बहुत सिंपल होता है। आप एक सॉल्वेंट लोगे, उसमें सॉल्यूट डालोगे डालोगे डालोगे, और आप सॉल्यूट तब तक डालते रहोगे जब तक वो सॉल्यूट डिसॉल्व होना बंद ना हो जाए। स्टेप 2 है बेटा हॉट फिल्टरेशन। स्टेप 2 इज हॉट फिल्टरेशन। अब यहाँ पर हॉट फिल्टरेशन से क्या मतलब है? हॉट फिल्ट्रेशन का मतलब होता है बच्चा कि जो भी सॉल्यूट होता है उसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, ठीक है, अब आपने उसके अंदर डाला सॉल्यूट और इसके अंदर और सॉल्यूट डिसॉल्व होना बंद हो गया, तब आप इसको गर्म करोगे। गर्म करके इसके अंदर क्या करोगे, और ज्यादा सॉल्यूट ऐड करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, तब तक बिल्कुल सैचुरेटेड सॉल्यूशन ना बन जाए अच्छे से। तो इसको बोल सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन हॉट या बॉइलिंग। उसके बाद हम फिल्टरेशन कर लेते हैं। फिल्टरेशन करने से क्या होता है बेटा कि जो भी एक्स्ट्रा इंप्योरिटीज होती है ना वो रिमूव हो जाती है। कोई भी एक्स्ट्रा इंप्योरिटीज है जो डिसॉल्व नहीं हुई है तो वो तो वैसे ही रिमूव हो जाएंगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, हॉट फिल्टरेशन। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड हमारे लिए क्या हो जाएगा, कूलिंग ऑफ द फिल्टरेट। अब हमें क्या करना पड़ेगा, फिल्टरेट को कूल करना पड़ेगा, और कूल करने पर ही हमारे पास क्या आएगा, क्रिस्टल्स आ जाएंगे। कूलिंग ऑफ फिल्टरेट। बेटा फिल्टरेट क्या है ये समझो, देखो ऊपर डायग्राम बना हुआ है ना, यहाँ पर हमने क्या करा, सॉल्यूबल सॉलिड इन द सॉल्यूशन ले लिया, इसको हीट करना स्टार्ट करा। हीट करने से क्या हो रहा है, जो सॉल्वेंट होता जा रहा है वो कम होता जा रहा है, और जो सॉल्यूट है वो धीरे 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 बनता जा रहा है। यहाँ पर हमारे पास फिल्ट्रेट हुआ, फिल्ट्रेट को हमने फिल्टर कर लिया है। जो हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपने बनाया था उसे आपने फिल्टर पेपर से फिल्टर कर लिया। फिल्ट्रेशन हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, याद है? यस मैम। है ना। तो हमने फिल्टर पेपर से क्या करा, उसे फिल्टर कर लिया। फिल्टर करने से कुछ भी अगर एक्स्ट्रा इंप्योरिटीज होंगी तो वो ऊपर रह गई। अब ये फिल्ट्रेट बच गया। अब इस फिल्ट्रेट को हमने क्या करा, कूल करा। कूल करने पर हमारे पास क्या आ गए, क्रिस्टल्स बन गए। और लास्ट में क्या करेंगे बेटा, इन क्रिस्टल्स को वॉश कर लेंगे। स्टेप 4 क्या हो जाएगा हमारे पास, वॉशिंग ऑफ क्रिस्टल्स। ये इसको फिल्ट्रेशन भी बोल सकते हैं। अब ये जो फिल्ट्रेट है जब ये कूल होगा तो इसमें क्रिस्टल्स आ जाएंगी। उन क्रिस्टल्स को हम वापस फिल्टर करके क्रिस्टल्स अलग निकाल देंगे, और नीचे जो लिक्विड बच जाएगा उसे क्या बोलते हैं, मदर लिक्विड। उसे क्या बोलते हैं, मदर लिक्विड। मदर लिक्विड। तो अब यहाँ पे जो क्रिस्टल्स बनते हैं बेटा वो कैसे बनते हैं, प्योर क्रिस्टल्स। क्लियर हुआ ये सभी को? यस मैम, क्लियर। वेरी। नेक्स्ट है बेटा चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, कि अगर हमें क्रिस्टलाइजेशन करना है और हमें उसमें सॉल्वेंट लेना है, सॉल्वेंट मतलब जिसमें हमने सॉल्यूट डिसॉल्व कराया है, तो वो किस तरीके का सॉल्वेंट होना चाहिए। तो बेटा देखो सबसे पहला स्टेप क्या है, द कंपाउंड टू बी क्रिस्टलाइज शुड बी लीस्ट और स्पेरिंगली। स्पेरिंगली बेटा एक नया वर्ड है, स्पेरिंगली का मतलब समझो। स्पेरिंगली का मतलब होता है पार्शियली, आधा,
पूरी तरीके से सॉल्यूबल नहीं होना चाहिए, बहुत कम सॉल्यूबल होना चाहिए। द कंपाउंड टू बी क्रिस्टलाइज, मतलब जिस कंपाउंड को आपको क्रिस्टलाइज करना है वो बहुत कम पानी में, बहुत कम उस सॉल्वेंट के अंदर रूम टेम्परेचर पे बहुत कम सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए और हाई टेम्परेचर पे ज्यादा सॉल्युबिलिटी होना चाहिए। ऐसा ये क्यों कह रहा है ये समझो बेटा। मानो कि अगर हमारे पास कोई एक सॉल्यूट है एक्स, ठीक है, वो सॉल्यूट 20 डिग्री सेल्सियस पे सिर्फ 6 ग्राम डिजोल्व होता है और 50 डिग्री सेल्सियस पे वो 80 ग्राम डिजोल्व हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा बच्चे कि जैसे अगर हमने उसको बॉईल करना स्टार्ट किया, हीट करना स्टार्ट किया और 50 डिग्री सेल्सियस पर उसका 80 ग्राम डिजोल्व हो गया, ठीक है, और जब हम उसे वापस 20 डिग्री पर लेकर आएंगे कूल करके, तो वापस कितने ग्राम डिजोल्व हो सकता है? 6। तो बाकी कितने ग्राम्स बचे जो एक्स्ट्रा डिजोल्व है? बाकी कितना एक्स्ट्रा डिसॉल्व है? 14. नहीं बेटा 80, 70. 80 74. ग्राम्स है ना, 74। 4. 74 ग्राम एक्स्ट्रा क्रिस्टल है, वो क्या हो जाएगा? क्रिस्टल आउट हो जाएगा, वो ही क्या होगा? क्रिस्टल आउट हो जाएगा। बट अगर मानो एक है वाई, वो 20 डिग्री पर ही 40 ग्राम डिसॉल्व हो जाता है और 50 डिग्री पर वो 60 ग्राम डिसॉल्व होता है, तो ऐसे में बेटा 20 डिग्री पर हमें सिर्फ कितने ग्राम क्रिस्टल्स मिलेंगे? सोचो ना, हमने कितना डिसॉल्व कराया? 60 ग्राम। वो कितना सकता था? 40 ग्राम। तो एक्स्ट्रा क्रिस्टल्स कितने बाहर निकल कर आएंगे? 20 ग्राम्स। तो अगर हमें चाहिए कि हमारे क्रिस्टल्स ज्यादा निकल कर आए, अच्छे से निकल कर आए, तो हमें क्या चाहिए? एक ऐसा सॉल्वेंट चाहिए जिसमें कंपाउंड लो टेम्परेचर में तो कम सॉल्यूबल हो और हाई टेम्परेचर पे ज्यादा सॉल्यूबल हो। तो समझ में आया कि जो कंपाउंड है उसके अंदर स्पेरिंगली लेस सॉल्यूबल इन सॉल्वेंट एट रूम टेम्परेचर बट हाईली सॉल्यूबल एट हाई टेम्परेचर। क्लियर हुआ ये? कोई डाउट इसमें? हाँ बोलो आर्य। No, ma'am. ओके ठीक है। नेक्स्ट, सॉल्वेंट शुड नॉट रिएक्ट केमिकली विद द कंपाउंड टू बी प्योरिफाइड। ये तो बेटा देखो सही बात है कि अगर मैं सॉल्ट ले रही हूँ और मैं सॉल्ट के साथ पानी ले रही हूँ, नो कोई भी डाउट नहीं। हाँ गुड। अगर मैं सॉल्ट ले रही हूँ, जो अपना सॉल्यूट ले रही हूँ, बेटा कंपाउंड वर्ड से क्रिएट कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे कंपाउंड क्या है? वो सब्सटेंस जिसके क्रिस्टल्स बन रहे हैं, जो भी हमने सॉल्यूट लिया है जिसके भी क्रिस्टल्स बन रहे हैं। तो वो जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है ना, उनमें केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने केमिकली रिएक्ट कर लिया फिर तो क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे ना। क्योंकि अभी तो क्रिस्टल्स क्यों बन रहे हैं? क्योंकि वो सॉल्यूबल हो रहा है, उसके साथ रिएक्ट नहीं कर रहा। लेकिन अगर उसने उसके साथ बॉन्ड बना लिया तो वो तो उसके साथ वो बॉन्ड तोड़ेगा ही नहीं, फिर क्रिस्टल्स बनेंगे ही नहीं। तो सॉल्वेंट शुड नॉट रिएक्ट केमिकली विद द कंपाउंड। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, सॉल्वेंट शुड बी वॉलेटाइल। वॉलेटाइल वर्ड का मतलब बताएगा कोई? हमने पढ़ा है पहले भी वॉलेटाइल। वॉलेटाइल होता है बेटा इजिली वेपराइज, जिसके बहुत जल्दी वेपर्स बन जाए ना, ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं इजिली वेपराइज। जैसे आपने कभी देखा है बेटा कि जो नेल पेंट रिमूवर होता है, नेल पॉलिश रिमूवर होता है, हम बोलते हैं कि उसके ढक्कन खोल के मत रखो वो उड़ जाएगा। सुना है कभी ऐसा? Yes, ma'am. और किसी चीज के लिए सुना है ऐसा कि वो उड़ जाएगा, उसको खोलकर मत रखो ढक्कन को? Kapur. हाँ वेरी गुड, कपूर। कपूर भी सब्लाइम हो जाता है, लेकिन बेटा कपूर क्या होता है ना, वो सॉलिड से जाता है। कपूर क्या है? सॉलिड है और वो उसके सॉलिड से वेपर बनते हैं, तो उसको बोलते हैं कि वो सबलाइम है, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। उसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। जब सॉलिड से वेपर्स बनते हैं ना तो सब्लिमेशन बोलते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं ऐसे लिक्विड की जो उड़ जाता है, जैसे थिनर होता है, नेल पेंट रिमूवर होता है, स्पिरिट होती है, एल्कोहल होता है, ये सारी चीजें क्या होती है? इजिली उड़ जाती है। तो सॉल्वेंट हमारा कैसा होना चाहिए? ऐसा ही होना चाहिए ना, वॉलेटाइल, ताकि जब हम हीट करें तो फटाफट सॉल्वेंट जो है वो हट जाए और सिर्फ सॉल्यूट बच जाए। आ रही है बात बच्चे समझ में क्लियरली? Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना? एक सेकेंड।
बेटा वॉलेटाइल वर्ड का मतलब भी लिखेंगे अपने पास, इजीली वेपराइज, volatile liquids that can vaporize easily. ये केमिस्ट्री की लैंग्वेज है, ये हमें सीखनी है, वॉलेटाइल। तो बेटा एग्जांपल्स ऐसे सॉल्वेंट के कौन कौन से हो गए, वाटर, इथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, एसीटोन, या इनके कॉम्बिनेशंस, इनको हम जनरली यूज करते हैं फॉर क्रिस्टलाइजेशन। क्यों? क्योंकि ज्यादातर ये वाले जो आपके लिक्विड्स होते हैं ये वेपराइजेबल होते हैं, वॉलेटाइल होते हैं, ये इजीली वेपराइज हो जाते हैं। ठीक है, चलो आगे चलें। यस मैम, कंटिन्यू। हाँ, बेटा साथ साथ लिखते भी जाना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है बेटा फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। मैम प्रीवियस स्लाइड स्क्रीनशॉट निकालना है। हाँ लो। यस मैम, हो गया। अब देखो बेटा, अब है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है कि यहाँ पर टू और मोर सॉल्युबल सब्सटेंस है जिनकी बहुत अलग अलग सॉल्युबिलिटीज है, इनको सेम सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया और उनको सेपरेट कर। मतलब अभी तक क्या हो रहा था बेटा कि पानी के अंदर सिर्फ मान लो नमक मिला हुआ था, ये चीनी मिली हुई थी और हमने उसको अलग कर लिया क्रिस्टलाइजेशन से। अब क्या हो रहा है कि पानी में या सॉल्वेंट में दो चीजें घुली हुई है, एक ए भी इसमें डिसॉल्व है और एक बी भी इसमें डिसॉल्व है। तो अब हम ऐसा क्या करें, कैसे क्रिस्टलाइजेशन करें कि हमें ए के भी क्रिस्टल्स मिल जाए और बी के भी क्रिस्टल मिल जाए। इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। समझ में आ रहा है क्या है? फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस वेयर टू और मोर सॉल्युबल सब्सटेंसेस, दो या उससे ज्यादा की जो सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं जिनकी सॉल्युबिलिटीज में बहुत अंतर है, उनको हमने सेम सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दिया और उसके बाद उन्हें सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, एक मिनट। अब मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाती हूँ, हम उस वीडियो से अच्छे से समझते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, एक सेकंड। बेटा इस वीडियो में कुछ चीजें हैं वो नोट करने वाली हैं, वो हम ध्यान से नोट करेंगे। ठीक है, देखो आप सभी को स्क्रीन दिख रही है क्या? यस मैम। यस मैम। देखो अब इन्होंने क्या लिया है, यहाँ पर एक बीकर है और इस बीकर में मिक्सचर है दो चीजों, किन दो चीजों का मिक्सचर है? एक सेकंड। दो चीजों का मिक्सचर है, एक मिक्सचर है केबीआर पोटेशियम ब्रोमाइड और पोटेशियम ब्रोमेट KbRO3। ठीक है, अपनी नोटबुक में लिखेंगे बेटा ये क्या है, दो चीजों का मिक्सचर है। किन दोनों चीजों का मिक्सचर है? एक KbR का और एक KbRO3 का। साथ साथ लिखते जाओगे तो चीजें समझ में आती जाएंगी कि हमने एक मिक्सचर लिया, लेट्स टेक अ सॉल्यूशन KbR एंड KbRO3। ठीक है, ये हमें जानने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने सॉल्यूशन कैसे बनाया। सॉल्यूशन के अंदर मान लो मैंने KbR ले लिया और उन्हें मिक्स कर दिया। ठीक है, अब जो सॉल्यूशन है तो अभी कैसा है, क्लियर है, दिख रहा है ना? अभी इसके अंदर कोई क्रिस्टल्स दिख रहे हैं क्या? नहीं। अभी तो पानी कैसा दिख रहा है, बिल्कुल प्लेन वाटर जैसा दिख रहा है ना, ये क्लियर सॉल्यूशन है। मतलब इसमें कोई भी चीज ऐसे दिख नहीं रही है अलग से कि हमने डाली हुई है, मतलब वो कंप्लीटली सॉल्यूबल हुई है। इसमें आ रहा है समझ में? अभी देखो हमने क्या करा इसके बाद, अब ये इस एक्टिविटी को समझने के लिए हम सबसे पहले उसकी सॉल्युबिलिटी देखते हैं। बेटा देखो पोटेशियम ब्रोमाइड यानी कि KbR, ठीक है। अब KbR 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना डिसॉल्व होता है? 53.6 ग्राम।
20 डिग्री पर कितना होता है 65 ग्राम, 40 डिग्री पर कितना होता है 75.4 ग्राम, 60 डिग्री पर कितना होता है 85.5 ग्राम। आ रहा है समझ में? यस मैम। यस। अब हमने क्या करा बेटा, इसकी सॉल्युबिलिटी एक बार नोट करो, अपने पास लिख लो ये सॉल्युबिलिटी, ताकि हम अच्छे से इसको वो कर पाए। लिख पाए, जल्दी से क्विकली लिख लेंगे। लिख लिया? अब बेटा मानो कि मैंने 40 डिग्री पर इसको मिक्सचर बनाया और बाद में मैं उसे कूल करूंगी 20 डिग्री पर, ठीक है। मैंने मान लो इसको या फिर 60 डिग्री तक हीट करा, और 60 डिग्री तक हीट करने के बाद मैं उसे 20 डिग्री तक लेकर आऊंगी। तो 60 डिग्री पर कितना ग्राम डिसॉल्व हो जाएगा 85.5 ग्राम, और 20 डिग्री पर कितना डिसॉल्व हो रहा है 65.3 ग्राम। कितना क्लियर हुआ? यस मैम। हम दूसरे की सॉल्युबिलिटी KBr की सॉल्युबिलिटी। अब हम देखते हैं कि KO बार क्या है। अब KOBr देखो, 0 डिग्री पर 3.1 ग्राम, 20 डिग्री पर 6.9 ग्राम, 40 डिग्री पे 13.1 ग्राम, और 60 डिग्री पर 22.7 ग्राम। अब बताओ बच्चा कौन ज्यादा सॉल्यूबल है, KBr या फिर KBrO3, कौन ज्यादा सॉल्यूबल है? केबीआर। KBr ज्यादा सॉल्यूबल है ना, उसका ज्यादा अमाउंट पानी में डिसॉल्व हो पा रहा था, तो वो ज्यादा सॉल्यूबल हुआ। ये बात क्लियर है? यस मैम। क्या बेटा? क्लियर है। कुछ बोल रहा है बेटा, मेरे को समझ में नहीं आया। एक बार दोबारा रिपीट करो बेटा, कौन बोल रहा था? मैं तैयार है मैम, क्लियर हो गया ऐसा कहा। नहीं नहीं बेटा, आप नहीं आ रहे, आपके अलावा कोई और कुछ बोल रहा था। नॉट यू। यस चलिए मैम। चलिए कोई नहीं, अभी देखते हैं। और हम इसे कूल कर रहे हैं आइस बाथ। आइस बाथ क्या होता है बेटा, अगर मैं एक कटोरा लूं या कोई भी एक फ्लास्क लूं और उसमें मैं बर्फ का ठंडा पानी रख दूं, बर्फ रख दूं, और उसके ऊपर अगर हम बीकर रखते हैं ना, इसे बोलते हैं आइस बाथ। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? आइस बाथ। ये हम केमिस्ट्री लैब में बहुत बार सॉल्यूशंस को ठंडा करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इसमें हम एक बीकर में क्या करते हैं, बर्फ ले लेते हैं, बर्फ को डायरेक्टली इसमें नहीं डालते बीकर में, क्योंकि उससे तो पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगा। बस बीकर को एक इस तरीके के फ्लास्क में रखते हैं, तो इसे बोलते हैं आइस बाथ। टेम्परेचर कम होना स्टार्ट होगा, तो अब जो KOBr3 था उसकी तो सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम थी, वो तो बहुत कम पानी में सॉल्युबल रह सकता था। अब क्या होगा, अगर हमने उसका ज्यादा अमाउंट डाला होगा तो वो पहले बाहर आ जाएगा। ये बात क्लियर हो रही है? क्योंकि वो कम सॉल्युबल है तो वो क्या होगा, वो पहले बाहर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उसे सेपरेट कर लेंगे। बचे हुए लिक्विड में भी KBr डिसॉल्व बचा हुआ होगा, तो हम क्या करेंगे, उस वाले लिक्विड को अभी और देर ठंडा होने देंगे और बाद में हमारे दोनों लिक्विड सेपरेट। KBrO3 separate out because of its low solubility in water at low temperature. तो लो टेम्परेचर पे हमारा ये इसको हम फिल्टर कर लेंगे और बाद में हमारा KBr को सेपरेट कर लेंगे। आया समझ में सभी को? यस मैम। हमने किस चीज का यूज करा, हमने इस फैक्ट का यूज करा कि उनकी सॉल्युबिलिटी अलग अलग है। तो बेटा फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन के लिए ये जरूरी है कि हमारी जो सॉल्युबिलिटी हो वो दोनों की अलग अलग हो, तभी हमारा क्या हो पाएगा, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन हो पाएगा। टू और मोर सॉल्यूट्स हैविंग वाइडली डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज, जिनकी सॉल्युबिलिटीज अलग अलग होती है सेम सॉल्वेंट में एट रूम टेम्परेचर, उनको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय फ्रिक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। समझ में आया? स्टेप्स क्या हो जाएगा बेटा? मेकिंग हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन,
of both components of both compounds. Second, cool it down slowly. The component with low solubility will crystal out. Filter that crystals. उन क्रिस्टल्स को फिल्टर करके बाहर निकाल लिया. ठीक है, जैसे ये ए था, ए और बी, इसका हमने हॉट सॉल्यूशन बनाया. थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन होगा. लेकिन सॉल्यूशन के अंदर से मान लेते हैं कि ए की सॉल्युबिलिटी कम है, तो ए क्या हो जाएगा, ए नीचे बैठ जाएगा इस तरीके से. तो हम क्या करेंगे, इसका फिल्टरेशन कर लेंगे. ठीक है, फिल्टरेशन करेंगे तो बेटा यहाँ पर क्या बच जाएगा, ए इकट्ठा हो जाएगा और नीचे जो हमारे पास सॉल्यूशन बच जाएगा उसे हम बोलते हैं मदर लिक्विड. क्या बोलते हैं उसे, मदर लिक्विड. फिर स्टेप 3 क्या करेंगे, मदर लिक्विड को भी कूल होने देंगे. फिर स्टेप 3, heat the mother liquid again to evaporate solvent and get crystals of heat. इसको हीट करेंगे तो इसमें अभी भी बी बचा हुआ है, तो धीरे 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 सॉल्वेंट निकल जाएगा और नीचे से सिर्फ क्या बच जाएगा, बी बच जाएगा. आ रहा है समझ में बेटा? यस मैम. यस मैम. इसके बाद वॉश द क्रिस्टल्स ऑफ ए एंड बी. ए और बी के क्रिस्टल्स को क्या करो, वॉश कर दो. हो गया क्लियर? लिख लो अच्छे से, देन हम नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट वाला प्रोसेस बहुत इंटरेस्टिंग है. लिख रहे हो आप लोग इतने? यस मैम. ओके, मुझे बताना जब मेरे को स्क्रीन चेंज करनी हो. चले आगे. यस मैम. चलो, ओके बेटा, नेक्स्ट है सिंपल डिस्टिलेशन. नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, सिंपल डिस्टिलेशन. ये हमारी थर्ड टेक्निक है. देखो, फर्स्ट टेक्निक हमने पढ़ी फिल्टरेशन, सेकेंड पढ़ी क्रिस्टलाइजेशन, अब हम थर्ड पढ़ रहे हैं डिस्टिलेशन. आप लोगों ने कभी सुना है डिस्टिल्ड वाटर? क्या कभी डिस्टिल्ड वाटर सुना है? यस मैम. अच्छा बेटा, लैब में ना हम एक स्पेशल तरीके का पानी यूज करते हैं. जब भी हम लैब में काम करते हैं, लैब में पानी का काम करते हैं, तब हम वहां पर बात करते हैं कि हम डिस्टिल्ड वाटर का काम कर रहे हैं. ठीक है, अब डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है? अच्छा, पीएच पता है? 10th क्लास में पीएच पढ़ा है आपने कभी? यस मैम पता है. यस मैम. सभी को पता है पीएच. अच्छा, एक बात बताओ, अगर एक एसिड है तो उसका पीएच 7 से कम होता है, 7 से ज्यादा होता है कि 7 होता है? एसिड्स का पीएच
अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या सल्फ्यूरिक एसिड है तो उसका पीएच 7 से कम होगा, 7 से ज्यादा होगा कि 7 होगा? 7 से कम। लेस देन 7 होता है, ठीक है। जो बेस होते हैं ना उनका पीएच मोर देन 7 होता है, 7 से ज्यादा होता है, ठीक है। और जो हम बोलते हैं वाटर है ना उसका पीएच होता है 7। लेकिन बेटा अगर आप यहाँ से अपना घर का पानी लोगे ना तो उसका पीएच 7 नहीं आएगा, उसका पीएच 7 से थोड़ा कम आएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे नलों में पानी आता है, टैप वाटर होता है या जो सी वाटर होता है, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज मिली हुई होती है, कुछ एसिड्स होते हैं, जिसकी वजह से उसका जो पीएच होता है ना वो 7 से थोड़ा कम आता है। लेकिन अगर आप एक डिस्टिल्ड वाटर लोगे तो उसका पीएच एग्जैक्टली 7 आएगा। तो इसका मतलब डिस्टिल्ड वाटर कैसा पानी हुआ? जिसमें कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं है, सिर्फ H2O ही है। ऐसे पानी को हम बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर। अब उसे प्योर वाटर ना बोल के डिस्टिल्ड वाटर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो पानी हमें मिलता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। इम्प्योर वाटर से प्योर वाटर बनाने के लिए जो हम प्रोसेस करते हैं ना उसका नाम है डिस्टिलेशन, इसीलिए उस पानी को बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर। क्लियर हुआ ये? अब ये समझते हैं बेटा कि डिस्टिलेशन यूज क्यों यस होता है। मैम। वो सिंपल डिस्टिलेशन यूज्ड फॉर दो चीजों के लिए यूज होता है। फर्स्ट, यूज्ड फॉर सेपरेटिंग फर्स्ट volatile liquid from non-volatile impurities, ठीक है। और सेकंड, used for separating liquids having sufficient difference between their boiling points। इतनी सारी कहानी का मतलब एक छोटी सी चीज से समझते हैं। किस किसने कभी ना कभी घर में पानी उबाला है? एक बार बताओ, किस किसने घर में कभी पानी उबाला है या किचन पे कोई भी काम करा है या पानी उबाला यस है? मैम, उबाला है। एक बच्चे की आवाज आई है पानी उबालने के लिए। मैम उबालते हैं ना हम पानी। उबाला है। पानी उबालते हो? अच्छा ठीक है। एक बात बताओ, जब हम पानी उबालते हैं तो पानी के वेपर्स बनने लग जाते हैं, भाप बनने लग जाती है ना पानी की। यस मैम, बनती है। अगर उस पानी की भाप के ऊपर आप प्लेट रख दो तो क्या होता है, कोई बताएगा? ये एक बीकर है, ये देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। मैं जिसका नाम लूंगी वो बताएगा। ये एक बीकर है, इस बीकर में मैंने पानी लिया और यहाँ पर मेरे पास एक गैस है, ठीक है। इसको मैं हीट कर रही हूँ गैस से। अब इस पानी के वेपर्स बन रहे हैं, यहाँ से ऐसे 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 करके वेपर्स बन रहे हैं, ठीक है। अब मैं अगर इसके ऊपर एक प्लेट ढक दूं, ठीक है, तो प्लेट ढकने पे क्या होता है? चलो मुझे बताइएगा कौन? चलो उन्नति आप बताओ क्या होगा? उन्नति, यस मैम। हाँ बताओ, अगर उबलते हुए पानी के ऊपर मैं प्लेट रख दूं ऐसे तो पानी क्या होगा? क्या ऑब्जर्व करते हैं हम? क्या पानी अगर उबल रहा है उसके ऊपर आप प्लेट ऐसे पकड़ लो या प्लेट को रख दो तो क्या हो जाता है प्लेट के ऊपर? भक्ति, पूजा, ज्ञानेश्वर, अभिषेक, कोई भी आंसर कर सकता है बेटा। मैम उसकी भाप से पानी तैयार होता है। हाँ, मतलब जो वेपर्स हैं जैसे ही वो प्लेट से टकराते हैं तो वापस पानी की बूंदें आने लग जाती हैं प्लेट पर। देखा है ये सबने? यस मैम। यस बेटा, उसे बोलते हैं कंडेंसेशन। इसे बोलते हैं इवेपोरेशन। जब एक लिक्विड के वेपर्स बनते हैं तो उसे बोलते हैं इवेपोरेशन या बॉइलिंग या वेपराइजेशन, ठीक है। और जब एक वेपर्स के लिक्विड बनता है तो उसे बोलते हैं कंडेंसेशन। उसे क्या बोलेंगे? कंडक्सेशन। कंडेंसेशन। बेटा जो बारिश होती है ना वो भी इसी तरीके से होती है।
यही इवेपोरेशन कंडेंसेशन का ही प्रोसेस लगता है बारिश होने में भी। देखो जब भी कभी बहुत गर्मी पड़ती है, ठीक है, तो बहुत गर्मी पड़ने से क्या होता है कि जो भी ये नदियों का पानी होता है, सीज होती है, रिवर्स होती है, इनका पानी क्या होता है, भाप बनकर ऊपर उड़ने लगता है। जैसे जैसे ये ऊपर उड़ता है, ये क्लाउड्स बनाता है, बादल बनाता है। जब बादल के अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपस में टकराने लग जाते हैं, तो वो कंडेंस हो जाते हैं। उन भाप से वापस पानी बन जाता है और नीचे क्या होती है, बारिश होती है। होता है ना ये प्रोसेस? यस मैम, होता है। तो बेटा इसी इवेपोरेशन कंडेंसेशन का ही खेल है इस प्रोसेस में डिस्टिलेशन। देखो हम सबसे पहले वाला समझते हैं, वॉलेटाइल लिक्विड फ्रॉम नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज। कोई बताएगा कि वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है? अभी हमने पढ़ा था वॉलेटाइल मतलब, वॉलेटाइल मतलब इजीली वेपराइज, जिसके जल्दी से क्या हो जाए, भाप बन जाए। और नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या होगा फिर? अगर वॉलेटाइल का मतलब है इजीली वेपर्स बन जाना, तो नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या होगा? वेपर्स ना बन जाना। हाँ, इजीली वेपर्स ना बन जाना, यही होगा। तो अब ये समझो बेटा कि हमारे पास क्या है, एक वॉलेटाइल लिक्विड है और उसे हमें सेपरेट करना है नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज में। तो हम डिस्टिलेशन कैसे करते हैं? देखो डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं बेटा, हम एक स्टैंड लेते हैं, ठीक है। स्टैंड इसलिए लेते हैं ताकि हमें पकड़ना ना पड़े। अब हमने स्टैंड लिया और स्टैंड के साथ ये देखो पीछे वाले उस पर डायग्राम था ना, उस डायग्राम से ही हम इसको रिलेट करते हैं। ये देखो ये स्टैंड है, स्टैंड के ऊपर हमने इस तरीके का अपना वो रखा, मान लो स्टूल रखा, एक इस तरीके का हमने अपना ट्राइपॉड स्टैंड रख दिया। ट्राइपॉड स्टैंड एक तरीके का स्टैंड है, ठीक है। उस पर हमने क्या करा बेटा, एक राउंड बॉटम फ्लास्क रखा। क्या बोलते हैं इसको? राउंड बॉटम फ्लास्क। राउंड बॉटम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका जो बॉटम नीचे वाला हिस्सा है वो गोल होता है, तो इसीलिए इसको राउंड बॉटम फ्लास्क बोल रहे हैं। और उसे हमने एक ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर टिका दिया। इस फ्लास्क को बेटा हमने क्या करा, एक इस तरीके के कंटेनर से जोड़ दिया, ठीक है। डायग्राम मेरी बहुत खराब है, आप यहाँ से ऑब्जर्व करते जाना, ठीक है। हमने क्या करा, एक राउंड बॉटम फ्लास्क लिया और उसको ऐसे लंबी, जिसकी जो नेक है वो बहुत लंबी वाली नेक है। एक काम करती हूँ मैं, ये जो डायग्राम है ना, इसे इस वाले पेज पर भी बना ही लेती हूँ, वरना आप लोगों को मेरी ड्राइंग से समझ में भी नहीं आएगा। एक सेकेंड रुकना, हाँ बेटा। मैम हमारे पास बुक है। अभी दिख रही है ड्राइंग? यस मैम। यस मैम। तो बेटा हमने क्या किया, एक वो लिया, स्टैंड लिया। स्टैंड के अंदर हमने इस तरीके से अब ये लिक्विड लिया। बेटा ये जो लिक्विड है ना, मानो ये मिक्सचर है दो चीजों का। ए, इसमें एक प्योर लिक्विड है जो कि कैसा है, वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल मतलब कि उसकी इजीली वेपर्स बन जाते हैं। ये जो मैं ब्लैक कलर से डॉट्स दिखा रही हूँ ना, ये ए है। ए क्या है, एक वॉलेटाइल लिक्विड है, ठीक है। और अब मानते हैं कि इस ए के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज हैं बी। दिख रहा है ये रेड कलर की कुछ 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 इम्प्योरिटीज मैंने बना दी। यस मैम। ये बी क्या है, ये नॉन वॉलेटाइल है। नॉन वॉलेटाइल मतलब इसके वेपर्स नहीं बनते। अब बच्चा क्या होगा, जब मैं इसको नीचे से हीट करूंगी तो किसके वेपर्स बनेंगे, ए के या बी के? ये के। ए के, क्योंकि ए क्या है, वॉलेटाइल है। अब बेटा ए के वेपर्स बनेंगे ना, तो ए के वेपर्स को हम लोगों ने यहां से एक ट्यूब कनेक्ट कर रखी होती है। इस ट्यूब को बोलते हैं कंडेंसर। इसमें हम क्या करते हैं बेटा, यहां से ठंडा पानी डालते हैं और यहां से ठंडा पानी निकाल देते हैं। देखो यहाँ से वाटर का इनलेट, यहाँ से ठंडा पानी डालते हैं और ये है वाटर आउटलेट, यहाँ से ठंडा पानी निकाल देते हैं। ये करने से क्या होता है, वाटर इनलेट और वाटर आउटलेट करने से ये जो ट्यूब दिख रही है, पतली सी ट्यूब, देखो मैं इसको हाईलाइट करती हूँ, ये पतली सी ट्यूब है ना, दिख रही है, जिसको मैं येलो कलर से मार्क कर रही हूँ बेटा। यस मैम। इस ट्यूब में से वेपर्स जाएंगे और ये जो ट्यूब का बाहर का हिस्सा है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअसली ठंडा पानी चला रहे हैं। इतने वाले पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअसली ठंडा पानी चला रहे हैं। जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, ये जो ट्यूब है ये भी अंदर से ठंडी हो जाएगी। देखो ये एक ट्यूब है,
जिसमें से वेपर्स को पास करना है, और ये हमारे पास कंडेंसर है। ठीक है, इस कंडेंसर में से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से और यहाँ से पूरा ठंडा पानी है कॉन्टिन्यूसली। तो बेटा ये जो अंदर की ट्यूब है ये भी ठंडी होगी कि नहीं होगी? होगी। होगी, और ये ट्यूब है तो ठंडा पानी इसमें जाएगा भी नहीं। अब क्या होगा बेटा, जैसे ही इस ट्यूब में से गरम गरम वेपर्स जाएंगे और ये ट्यूब अंदर से ठंडी है, तो उन वेपर्स का क्या हो जाएगा, जैसे वो वेपर्स ठंडे होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे। यस मैम। हाँ, तो बेटा वो जो लिक्विड बनेगा वो लिक्विड हम क्या करते हैं, यहाँ पर कलेक्ट कर लेते हैं। अब जितना भी ए था वो तो वॉलेटाइल था, उसके सबके वेपर्स बने, सबके वेपर्स यहाँ आए, और यहाँ आने के बाद यहाँ पर क्या हो गया, लिक्विड हमारा इकट्ठा हो गया, और जितना भी बी था वो सारा का सारा कहाँ रह गया होगा, इस कंटेनर में रह गया होगा। क्लियर हुआ? यस मैम। इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिस्टिलेशन। इसी तरीके से हम पानी का डिस्टिलेशन करते हैं। ये हम पानी लेते हैं, पानी के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज होती है ना बेटा वो नॉन वॉलेटाइल होती है। आपने सुना होगा, हम कई बार कहते हैं कि पानी को उबालकर छानकर पीना चाहिए, बोलते हैं ना ये बात? यस मैम। तो बेटा क्यों? Yes. क्योंकि जब हम पानी को उबालते हैं तो पानी के उबालने से क्या होता है, यहाँ पर जो पानी के वेपर्स है वो बन गए सारे के सारे, यहाँ पर ये पूरे के पूरे वेपर्स इधर आए, ठंडे हो गए, और उसके बाद जो इम्प्योरिटीज हैं वो नीचे रह गए। पानी को उबालने से जो उसके अंदर के एक्स्ट्रा बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं वो भी मर जाते हैं। क्लियर हो रहा है? यस मैम। लेकिन बेटा हम यहाँ पर इतना वो करते हैं हीट कि उसके वेपर्स बच जाए। यहाँ पर हमने थर्मामीटर लगा दिया है। क्लियर हुआ? ये थर्मामीटर क्यों लगाया है इसका भी बात समझते हैं कि ये इस थर्मामीटर की क्या जरूरत है। अब हमें यहाँ पे क्या मिल गया, प्योर लिक्विड ए मिल गया। डन। अब बेटा यहाँ पर तो चलो बी हमारे लिए एक नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज थी जो हमें नहीं चाहिए थी, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि कई बार हमारे पास दो चीजों का मिक्सचर हो और हम चाहते हैं कि दोनों ही चीजें हमें मिल जाए, दोनों ही चीजें हमें क्या हो जाए, मिल जाए। तो इसीलिए हम डिस्टिलेशन का यूज करते हैं टू सेपरेट लिक्विड्स हैविंग सफिशिएंट डिफरेंस बिटवीन देयर बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब क्या है बच्चे, यहाँ देखो, मैं ना ये वाली एक और फोटो लगाती हूँ ताकि हम दोबारा समझ पाए। इधर यहाँ तो हमने करा सेपरेशन ऑफ volatile liquid from non-volatile impurity, और यहाँ हम करेंगे सेपरेशन ऑफ टू लिक्विड्स। तो हम मानते हैं कि मेरे पास दो लिक्विड्स हैं, अगेन ए और बी। इसके अंदर तो बी नॉन वॉलेटाइल था, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर दोनों वॉलेटाइल है, दोनों के वेपर्स बन सकते हैं। तो ये मानते हैं एक कंपोनेंट है ए, ठीक है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और इसी ए में एक और बी मिक्स है। बेटा मानो कि ये जो बी है, अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट ए के बिल्कुल करीब हुआ, मानो कि अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट हुआ 95 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा बेटा, जैसे हम इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे तो 95 डिग्री सेल्सियस होते ही बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है, उसके वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, बी के वेपर्स बनने स्टार्ट होंगी, और बेटा बिल्कुल थोड़ी सी देर में टेम्परेचर 100 भी पहुंच जाएगा तो ए के भी वेपर्स बनने लगेंगे। तो यहाँ पर तो ए और बी दोनों के वेपर्स आ जाएंगे, तो क्या हम सेपरेट कर पाएंगे? बताओ, तब क्या हम सेपरेट कर पाएंगे? यस मैम। कैसे सेपरेट करेंगे? वेपर्स दोनों के बन जाएंगे, दोनों ठंडा हो जाएगा, दोनों का ही मिक्सचर आ जाएगा यहाँ पे। सोचो। पर अगर इनके बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस हो, अगर इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस थोड़ा ज्यादा हो, हाँ सुषमा आप कुछ कह रहे हो, बोलो। नहीं मैम। अच्छा, आपने हैंड रेज किया था।
पर बेटा अगर इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ज्यादा हो, मान लो कि ऐसा हो कि एक का टेम्परेचर 100 है और दूसरे का टेम्परेचर है 70 डिग्री सेल्सियस, कितना? 70 डिग्री। 70 डिग्री। अब बेटा अगर मैं इसको हीट करूंगी तो हीट करने से क्या होगा, पहले किसके वेपर्स बनेंगे, ए के या बी के? ध्यानेश्वर आप बताओ किसके वेपर्स जल्दी बनेंगे, ए या बी? हर्षदा, पूजा, उन्नति, भक्ति, बताओ बेटा किसके वेपर ज्यादा जल्दी बनेंगे, ए के या बी के? ओके आर्य आप बताओ। आर्या बोलो। बी के मैम। ठीक है बेटा, क्योंकि टेम्परेचर पहले 70 पहुंचेगा। अब बेटा जैसे ही टेम्परेचर 70 पहुंचा इसके वेपर्स बनते रहेंगे। अब अगर टेम्परेचर 80 भी हो गया, 90 भी हो गया, तब भी बी के ही वेपर्स रहेंगे, अभी तक ए के वेपर्स तो बनने स्टार्ट नहीं होंगे। तो बेटा अब क्या होगा, पहले सिर्फ ए के बी के वेपर्स बन गए, बी के वेपर्स यहाँ पर से इधर जाएंगे और पूरा का पूरा बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर 80-90 के अराउंड पहुंचेगा, इस पूरे के पूरे बी जो होगा वो इस लिक्विड स्टेट में रहेगा ही नहीं। बी पूरा का पूरा किस स्टेट में होगा, वेपर स्टेट में होगा। और उस वेपर, सारे के सारे वेपर्स ठंडे होकर यहाँ पर क्या बच जाएगा, बी, और यहाँ क्या बच जाएगा हमारे पास, ए। तो हो गए ना सेपरेट ए और बी। तो बेटा इस चीज के लिए भी हम डिस्टिलेशन यूज करते हैं, सेपरेशन ऑफ लिक्विड्स हैविंग sufficient difference in their, sufficient मतलब मिनिमम 25 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम 25 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होना चाहिए इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट के बीच में। क्योंकि अगर उससे कम डिफरेंस हुआ तो दोनों के दोनों एक साथ वेपर्स बनाने लग जाएंगे। ये हुआ क्लियर? यस मैम। एग्जाम्पल वाटर एंड एसीटोन। जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है ना बेटा, उसे एसीटोन बोलते हैं। जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है उसे बोलते हैं एसीटोन, वो एसीटोन से मिलकर बना हुआ होता है। तो हम उसको कहते हैं ना वो उड़ जाएगा। उड़ क्यों जाएगा, क्योंकि वो बहुत कम हीट के अंदर भी वेपराइज हो जाता है, लेकिन पानी को ज्यादा हीट लगती है। तो इसीलिए अगर हम इसको हीट करेंगे तो जो एसीटोन होगा उसके बहुत जल्दी वेपर्स बन जाती हैं। वो वेपर्स यहाँ पर कूल डाउन होकर अलग हो जाता है और पानी यहाँ रह जाता है। तो वाटर और एसीटोन के मिक्सचर को हम इस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? चलो एक वीडियो भी देखते हैं इससे रिलेटेड, ताकि हम समझ पाए कि कैसे होता है। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, एक सेकंड। तो आज मैंने दूसरे उससे ज्वाइन करा हुआ है ना, इसलिए मुझे टाइम लग रहा है मुझे स्क्रीन शेयर करने में। अच्छा स्क्रीन दिख रही है सभी को? Text recognition on freehand. Here's how you're going to start your first podcast. ने क्या लिया, एसीटोन और वाटर का Put a thermometer in it. थर्मामीटर लिया, थर्मामीटर से क्या होता है, टेम्परेचर मेजर करने में भी Connect the flask to a water condenser. बेटा ये जो वाटर कंडेंसर है ना, इसका एक और नाम होता है लाइबिक कंडेंसर। जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था मेथड को, उसी के नाम पर है ये लाइबिक कंडेंसर, और लाइबिक कंडेंसर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, The condenser has cold water running through its jacket to keep the temperature cool. यहाँ से कोल्ड वाटर जो है वो कंटिन्यूअसली फ्लो करता रहता है, ताकि ये जो कंडेंसर है ये ठंडा रहे। Keep a beaker at the outlet of the condenser.
mixture, keeping an eye on the thermometer. When the temperature hits 56 degrees Celsius, acetone starts to vaporize. देखो जैसे आप 50 डिग्री 6 डिग्री सेल्सियस से पहुंचोगे, एसीटोन वेपराइज होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब उसके वेपर्स बनने स्टार्ट। These vapors condense in the water condenser. आते जाते बाहर ठंडा पानी है, वेपर्स की क्या बन जाएंगे, लिक्विड। The condensed acetone gets collected in the beaker. होना स्टार्ट हो गया एसीटोन। When all the acetone vaporizes, water is left in the flask. Acetone is collected in the beaker. तो क्या होगा, ये सेपरेट होगा। In this way, acetone and water get separated by simple distillation. सभी को समझ में आया कैसे हो रहा है? यस मैम। अच्छे से क्लियर हो गया? हाँ जी। बेटा यही हमारा सिंपल डिस्टिलेशन होता है। बट व्हाट इफ कि हमें ऐसे लिक्विड्स मिल जाए जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत पास पास है, जैसे कि मानो एक बॉइलिंग पॉइंट है 80 डिग्री सेल्सियस और दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट है 85 डिग्री सेल्सियस। ऐसे में अगर हम करेंगे तो कैसे करेंगे? उसके लिए बेटा हम एक दूसरा प्रोसेस यूज करते हैं जिसका नाम होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या नाम होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसे हम कब डिस्कस करेंगे? नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके मैम। क्रिस्टलाइजेशन था ना, ऐसे डिस्टिलेशन में है फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन। उसकी मदद से हम बहुत ऐसे लिक्विड्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत पास पास है, हम उन्हें भी सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हमारा एक चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद हमारे पास सिर्फ क्रोमैटोग्राफी बचेगा। चलो ओके बाय बच्चे, लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर योर नेक्स्ट क्लास। बाय बाय मैम। बाय बच्चे, बाय, टेक केयर।